हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि श्रेणी क्रम में जब संधारित्र को जोड़ते हैं तो उसकी कुल धारिता का मान कैसे निकालते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो समांतर क्रम है। तो आओ शुरू करते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम को हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं। पार्श्व क्रम एनसीईआरटी में अगर कहीं देखोगे तुम कि दो संधारित्रों को पार्श्व क्रम में लगाया गया है तो समझ जाना कौन से क्रम में लगाया, समांतर क्रम में। अब देखते हैं समांतर क्रम क्या है। पहले ही मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा था, एक बार फिर बताना चाहता हूं कि समांतर क्रम होता क्या है। मान लो हमारे पास एक संधारित्र है, इस संधारित्र के ऊपर दूसरा संधारित्र रखकर जोड़ देंगे तो इसी क्रम का नाम होता है समांतर क्रम। यदि हमारे पास ये संधारित्र है, इसके पीछे दूसरा जोड़ देंगे तो इसका नाम होता है श्रेणी क्रम। आज हम बात किसकी करने वाले हैं? समांतर क्रम की करने वाले हैं। तो एक बार सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, ये हमारे पास पहला संधारित्र जिसका नाम है C1, ये हमारे पास दूसरा संधारित्र जिसका नाम है C2, नाम मतलब इसकी धारिता C2 है, और ये हमारे पास तीसरा संधारित्र है जिसकी धारिता है C3। ये C1 C2 C3 हमारे पास तीन संधारित्र है। इन तीन संधारित्र को हमें कौन से क्रम में जोड़ना है? समांतर क्रम में। तो बड़ा सिंपल सा वे है दोस्त। क्या तरीका है? तरीका ये है कि इन तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को, इन तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से जोड़ दो और इनकी दूसरी प्लेटों को, इनकी तीनों की दूसरी प्लेटों को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दो, तो जो क्रम प्राप्त होगा उसका नाम है समांतर क्रम। एक बार पढ़ के सुनाता हूं, सब बच्चे फोकस करेंगे। यदि सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को, यदि सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को किसी एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेटों को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ते चले जाते हैं तो ये क्रम ही हमारा समांतर क्रम कहलाता है। एक बार फिर रिपीट करूंगा, फोकस चाहता हूं। यदि सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को तो एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं तो प्राप्त होने वाले क्रम को हम समांतर क्रम कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? लिखते हैं, यदि सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को तो किसी एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ते चले जाते हैं तो प्राप्त क्रम समांतर क्रम कहलाता है। तो प्राप्त क्रम समांतर क्रम कहलाता है। C1 C2 C3 धारिता के तीन संधारित्र जिनको चित्र के अनुसार समांतर क्रम में लगाया गया है। बोर्ड पे C1 C2 C3 धारिता के तीन संधारित्र जिनको चित्र के अनुसार समांतर क्रम में लगाया गया है, लेकिन ध्यान रहे कि दूसरी प्लेटों को हम क्या करके रखते हैं? भूसंपर्कित। माना C1 C2 C3 धारिता के तीन संधारित्र हैं जिनको चित्र के अनुसार समांतर क्रम में जोड़ा गया है, परंतु दूसरी प्लेटों का संबंध पृथ्वी से करके रखते हैं। क्लियरिटी आ गई? इतना लिख दो एक बार। माना C1 C2 तथा C3 धारिता के तीन संधारित्र हैं जिनको चित्र के अनुसार समांतर क्रम में जोड़ा गया है, परंतु दूसरी प्लेटों का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, परंतु दूसरी प्लेटों का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। अब देखो मसला क्या है। हमारे पास ये है, ये इन संधारित्रों की पहली प्लेट है। हेलो, बोर्ड पर देखो सब बच्चे, ये इन सभी संधारित्रों की क्या है? पहली प्लेट। पहली प्लेट को मैं आवेश देना चाहता हूं, बोर्ड पर फोकस चाहता हूं। पहली प्लेट को मैं आवेश देने का प्रयास करूंगा क्योंकि पहली तीनों प्लेट एक ही बिंदु से जुड़ी हुई है, तो मैं आवेश यहां से दूंगा क्यों। तो जैसे ही क्यू आवेश यहाँ पहुंचेगा तो उसके पास तीन रास्ते होंगे जाने के। एक रास्ता जाता है C1 की प्लेट पर, एक जाता है C2 पर, एक जाता है C3 पर। अब Q1 का कुछ भाग तो चले जाएगा C1 पर
उसका नाम होगा Q1। Q का कुछ भाग तो चला जाएगा C1 पर, जिसका नाम होगा Q1। Q का कुछ भाग चला जाएगा C2 और Q का कुछ भाग चला जाएगा C3, क्योंकि टोटल तो Q देंगे ना, और Q 3 जगह बटेगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला भाग कहाँ चला जाएगा? पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर, दूसरा भाग दूसरे संधारित्र की दूसरी पहली प्लेट पर, और तीसरा भाग तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाएगा। कब? जब हम इनकी प्लेटों को क्यू आवेश देते हैं। लेकिन किस पर कितना जाएगा ये सवाल उठता है, किस पर कितना जाएगा, इस पर कितना आवेश जाएगा, इस पर कितना जाएगा। मान लो हमारे पास ये 100 आवेश था, इस 100 आवेश को 3 जगह बांटना है, तो किस पर कितना आवेश जाएगा ये बात को जानना जरूरी है। मैंने तुम्हें पिछली 2-3 क्लासों में एक बात पढ़ाई थी कि जब 2 संधारित्रों को आपस में जोड़ते हैं, जब 2 चालकों को आपस में जोड़ते हैं, तो आवेश का पुनर्वितरण उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में उनकी धारिताएं होती है। जब 2 चालकों को आपस में जोड़ेंगे तो आवेश बटेगा, और आवेश उसी अनुपात में बटेगा जिस अनुपात में धारिता होगी। यहाँ भी सेम वही है, हमने 3 चालकों को आपस में जोड़ा हुआ है। जब इन चालकों को आवेश दोगे तो आवेश का वितरण उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में इनकी धारिताएं होगी। क्लियरिटी आ गई? अब इस डायलॉग को मैं पूरा पढ़ता हूँ, सब बच्चे बोर्ड में फोकस करेंगे। जब इन सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को क्यों आवेश दिया जाता है, जब इन सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को क्यों आवेश दिया जाता है, तो वह आवेश इन सभी संधारित्रों में उसी अनुपात में बट जाता है जिस अनुपात में उनकी धारिताएं होती है। जब इन संधारित्रों की पहली प्लेटों को क्यों आवेश दिया जाता है, तो वह आवेश उन संधारित्रों की प्लेटों पर उसी अनुपात में बट जाता है जिस अनुपात में उनकी धारिताएं होती है। क्लियरिटी आ गई? इतना लिखता हूं। जब इन संधारित्रों की पहली प्लेटों को क्यों आवेश दिया जाता है, तो वह आवेश इनकी प्लेटों पर उसी अनुपात में बट जाता है जिसमें उनकी धारिताएं होती है। ये हुआ। अब हमने क्या देखा कि तीनों संधारित्र की पहली प्लेटों पर आवेश आ चुका, और जब पहली प्लेटों पर आवेश आ चुका तो ये घटना फिर घटेगी जो लगातार 2-3 मिनट से घटती आ रही। क्या घटना है कि मान लो हमारे पास ये संधारित्र है, इसकी तुम पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दोगे तो दूसरी के अंदर वाले परस्पर अपने आप ही आवेश पैदा होगा। अगर ये प्लस के Q1 आवेश है तो ये होगा माइनस के Q1, और बाहर वाले पृष्ठ पर भी प्लस का आवेश पैदा होगा। अरे ये नियम है मेरे भाई, कई बार तो पढ़ा लिया। क्या नियम है कि मान लो हमारे पास 2 प्लेटें हैं, पहली प्लेट को अगर तुम आवेश दो तो दूसरी के अंदर वाले परस्पर अपने आप ही आवेश पैदा होगा, लेकिन बाहर वाले परस्पर कैसा होगा? समान। अगर हम इसे धरती से जोड़ दें तो वो प्लस का आवेश कहाँ चले जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। तो सेम यहाँ होने वाला है। पहले संधारित्र की बात करो, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट के अंदर वाले परस्पर क्या पैदा होगा? माइनस Q1 आवेश। दूसरे वाले का क्या पैदा होगा? माइनस Q2 आवेश, माइनस Q2, और तीसरे वाले पर क्या पैदा होगा? माइनस Q3। लेकिन जो इनके बाहर वाले पृष्ठों पर प्लस के आवेश पैदा होंगे वे प्लस के आवेश कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में चले जाएंगे। बताओ आया ना? इनकी पहली प्लेटों पर आया Q1 Q2 Q3 आवेश, इनकी पहली प्लेट पर Q1, इसके पर Q2, इस पर Q3, तो प्रेरण के द्वारा अंदर वाले पृष्ठों पर माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3, लेकिन बाहर वाले पृष्ठों पर जो प्लस का आवेश पैदा होगा वो सारा आवेश कहाँ चले जाएगा? पृथ्वी में। क्लियरिटी आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बात हमें लिखने क्या कहना है कि अब प्रेरण के द्वारा संधारित्रों की दूसरी प्लेट के अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 आवेश पैदा होता है, परंतु बाहर वाले पृष्ठों पर जितना भी धनावेश पैदा होता है वो सब पृथ्वी में चला जाता है। अब लिखते हैं, अब प्रेरण के द्वारा, अब स्थिर वैद्युत प्रेरण के द्वारा, स्थिर वैद्युत प्रेरण के द्वारा सभी
संधारित्रों की दूसरी प्लेटों के पास या अंदर कह लो, अंदर वाले पृष्ठों पर क्रम से -Q1 -Q2 तथा -Q3 आवेश उत्पन्न होता है, जबकि इन प्लेटों के बाहर वाले पृष्ठों पर जो धनावेश पैदा होता है वो पृथ्वी में चला जाता है। बात समझ में आ रही क्या कहा हमने कहा कि जैसे इस पर Q1 आवेश आया तो इसके अंदर वाले पृष्ठ पर -Q1 होगा, लेकिन इसके बाहर वाले पृष्ठ पर जो प्लस का आएगा वो कहाँ चले जाएगा, पृथ्वी में, क्योंकि इनका संबंध किससे करा हुआ है, पृथ्वी से करा हुआ है। तो ये था हमारा मैटर जो थ्योरी में हमें इतना लिखना पड़ता है। एक बार सब बच्चे इसको नोट करेंगे। चलिए इस केस में तुमने एक बात जरूर देखी होगी, सभी संधारित्र को ध्यानपूर्वक देखिए दोस्त, सबका आवेश भिन्न भिन्न है। पहले संधारित्र का आवेश कितना है Q1, दूसरे का कितना है Q2 और तीसरा कितना है Q3। अगर आवेश भिन्न भिन्न है तो फिर विभवांतर समान होगा। लास्ट वीडियो में बताया था, एक चीज समान होगी एक चीज भिन्न होगी। आवेश क्या है, भिन्न भिन्न, और विभवांतर होगा समान। तो विशेषता क्या निकल गई, समांतर क्रम की विशेषता। समांतर क्रम की विशेषता का पहला पॉइंट कहता है कि समांतर क्रम में लगे सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है, वह कुल विभवांतर के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट, विभवांतर तो समान हो गया तो आवेश भिन्न भिन्न है, तभी तो पता लगा था विभवांतर समान होगा। पहले ही मन ने यहाँ पे देख लिया, इसका आवेश Q1 Q2 Q3, आवेश भिन्न भिन्न है तो समान क्या होगा, विभवांतर। तो अब दूसरा पॉइंट क्या लिखना आवेश के बारे में, समांतर क्रम में लगे सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश भिन्न भिन्न होता है, वह कुल आवेश के बराबर होता है। कुल आवेश कितना है, Q बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। कॉमन सेंस भी लगा लेके रहो कभी कभार। हमने Q आवेश दिया था ना, वही तो Q आवेश 3 पार्ट में बटा, उन तीनों का जोड़ Q के बराबर बैठेगा, हाँ या ना। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। निकालने क्या चले थे, निकालने चले थे कुल धारिता। क्यों निकालने चले थे, क्योंकि हमारे पास ऐसा प्रोसेस था कि एक संधारित्र का धारिता कितनी है C1, दूसरे कितनी है C2 और तीसरे कितनी है C3। अगर इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो इन तीनों का जोड़ कितना आवेगा, तीनों की कुल धारिता कितनी आवेगी, वो निकालने चले थे। एक बार फिर सुनो, हमारे पास 3 संधारित्र है, तीनों की धारिता अलग अलग है। जब इन तीनों को एक साथ जोड़ देंगे तो अब कुल धारिता कितनी बैठेगी, कितनी निकल के आएगी, उसको हम निकालना चाहते हैं। लेकिन निकल गया क्यों, निकालना था C और निकल गया क्यों। तो अब क्या करना चाहिए, Q को कन्वर्ट करना चाहिए C में। Q के इस फॉर्मूले को C के फॉर्मूले में बदल दो, आंसर आ जाएगा। अब Q को C में बदलने का बड़ा आसान तरीका है। क्या तरीका है भाई, हमने तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया था चैप्टर के शुरुआत में, Q बराबर CV। Q बराबर कितना पढ़ाया था, CV। बोर्ड पे फोकस, Q बराबर CV। अरे Q की जगह तो Q1, C की जगह C1 और V की जगह V।
अगर मैं पहले संधारित्र के लिए इसको अप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, पहले संधारित्र का आवेश Q1, पहले संधारित्र की धारिता C1 और पहले संधारित्र का विभवांतर V है, ना कि V1। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था सबका विभवांतर समान होता है। क्लियरिटी आ रही? तो ये Q1 आ गया। इसी प्रकार Q2 बराबर कितना होगा, C2V, Q3 बराबर कितना होगा, C3V। ये तीनों मान यहाँ रख दो। तो Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। देखो अंदर से V कॉमन है क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो V यहाँ गुणा में इधर कहीं में आएगा भाग में, तो Q बटे V ब्रैकेट में C1 C2 C3। Q बटे V, अभी तो फॉर्मूला पढ़ा थोड़ी देर पहले, क्या फॉर्मूला था, Q बराबर CV। हाँ या ना, V को इसके बटे में ले आओ तो Q बटे V बराबर कितना आ गया C। Q बटे V बराबर कितना आ गया C। हेलो, Q बटे V का मान कितना होता है C। ध्यान दो एक बार, Q क्या है, कुल आवेश। Q क्या है, कुल आवेश बटे V क्या है, V है हमारा कुल विभवांतर। V क्या है, कुल विभवांतर। तो इन Q और इसको भाग देने के बाद जो धारिता आएगी वो भी तो कुल आएगी ना। कुछ लोग यहाँ के जरूर विचल जा गुणा भाग में, पता नहीं सर किस तरह से कर रहे भाई, बहुत टफ गुणा भाग है। यो नहीं आनी, यही आनी यार तुम्हारे पे। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे करूँ Q1 बटे V1, अगर मैं पहले संधारित्र के आवेश को पहले के विभवांतर से भाग करता हूँ तो कॉमन सेंस की बात है पहले की धारिता आएगी। अगर मैं दूसरे के आवेश से दूसरे के विभवांतर को भाग करता हूँ दूसरे की धारिता आएगी। अगर मैं तीसरे के आवेश से तीसरे के विभवांतर को भाग करता हूँ तीसरे की धारिता आएगी। लेकिन यहाँ तो 1 2 3 लिख नहीं रहा, यहाँ पर जब कुल आवेश को कुल विभवांतर से भाग करोगे तो धारिता भी तो कुल आएगी, और कुल मतलब होता है तुल्य। सर में आ गई बात? तो इसलिए हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, C तुल्य। तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, C तुल्य बराबर यहाँ देखो C1 प्लस C2 प्लस C3। ये होता है दो समांतर क्रम का फॉर्मूला। अगर 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ दिए तो उनकी धारिता इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। एक बार सब बच्चे इसको नोट करेंगे। चलिए इसका न्यूमेरिकल भी इसके साथ ही करके दिखाता हूँ, जिससे थोड़ा सा मसला क्लियर हो कि न्यूमेरिकल सोल्व कैसे करते हैं। समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र के न्यूमेरिकलों को सोल्व करने का तरीका क्या है, सब बच्चे बोर्ड पे एक बार देखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। 2 माइक्रोफेरड, 3 माइक्रोफेरड तथा 4 माइक्रोफेरड के 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। तुल्य धारिता ज्ञात करो। तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। दिया क्या है भाई, C1 का मान दिया, बोर्ड पे फोकस करो। C2 का मान कितना दिया, 3 माइक्रोफेरड, और C3 बराबर कितना दिया, 4 माइक्रोफेरड। अब की बार 3 संधारित्र दिए हैं। बस जिस समय तुम्हारे पास संधारित्र के समायोजन का न्यूमेरिकल आता है तो तुम्हें बस केवल इस बात की जांच होनी चाहिए कि वो कौन से क्रम में कह रहा है, श्रेणी क्रम में कह रहा है या समांतर क्रम में कह रहा है। न्यूमेरिकल को पढ़ के देखो, समांतर क्रम में बोल रहा है तो समांतर वाला ही फॉर्मूला लगाना दोस्त। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 का मान 2, 3 और 4, 3 और 2 5 और 4 9, 4 3 7 और 2 9 माइक्रोफेरड आंसर। इस तरह करते हैं न्यूमेरिकल। श्रेणी वाले में श्रेणी का फॉर्मूला लगा देंगे, समांतर वाले में समांतर का फॉर्मूला लगा, श्रेणी वाले में श्रेणी का, समांतर वाले में समांतर का। क्लियरिटी आ गई। एक न्यूमेरिकल और करके दिखाता हूं तुम्हें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं उसको। एक बार इसको नोट कर लेंगे सब बच्चे। दोनों का मिक्स करके दिखाता हूँ, श्रेणी क्रम का भी और समांतर क्रम का भी, जिससे दोनों फॉर्मूले का रिवीजन एक ही साथ हो जावे। तैयार है सब बच्चे? आओ देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है। उसने कहा हमें कि 3 माइक्रोफेरड धारिता के 3 संधारित्रों को पहले श्रेणी क्रम में तथा फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया। समांतर क्रम में
जोड़ा गया तो इनकी तुल्य धारिताओं का अनुपात ज्ञात करो। देखो सवाल समझो, उसने कहा 3 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र है। इनको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, फिर समांतर में जोड़ा गया। इनकी जो टोटल धारिता है उनका अनुपात पूछता है। क्वेश्चन को समझा करो, करना क्या है, एकदम मर जाएगा बच्चे करने पता नहीं क्या, अब फिर होता नहीं। एक बार समझ लो निकालना क्या है। उसने पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा के तुल्य निकाल लूंगा। फिर उसने इन्हीं को कहीं में जोड़ा समांतर क्रम में, समांतर क्रम का फॉर्मूला निकाल के तुल्य निकाल लूंगा। उन दोनों तुल्य को भाग कर देंगे तो अनुपात आ जाएगा। श्रेणी क्रम का तुल्य, समांतर क्रम का तुल्य, उन दोनों का अनुपात चाहता है। अनुपात का मतलब भाग चाहता है। 3 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र हैं, यानी तीनों संधारित्र की धारिता 3 है। तो मसला कैसा है, इस प्रकार है कि C1 का मान भी 3 है, C2 का मान भी 3 है और 2 C3 का मान भी 3 ही है। पहला केस, श्रेणी क्रम में इनकी तुल्य धारिता को मैंने मान लिया C तुल्य 1। क्या मान लिया? C तुल्य 1, क्योंकि तुल्य 2 होंगे ना, एक श्रेणी वाला समांतर वाला, तो मान लिया पहचान के लिए। क्या है? C तुल्य 1 होगी। तो अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला है? श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है 1/C तुल्य बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3। 1/C तुल्य 1 बराबर C1 का मान 3, C2 का मान भी 3 और C3 का मान भी 3। 1/C तुल्य 1 बराबर, जब नीचे की संख्या समान हो तो ऊपर वाले जुड़ जाते हैं। कितना आ गया? 3। 1 1 1 3 कट गया, कितना बचा? 1। तो C तुल्य 1 का मान कितना आ गया? देख के बताओ सब बच्चे। 1/C तुल्य 1 का जो मान आया वो मान आया। हमें तो इसका निकालना है, उसको उल्टा कर दो। तो C तुल्य 1 बराबर 1 माइक्रोफैराड, समीकरण नंबर 1। हमने पहले केस में धारिता का मान निकाल लिया। अब दूसरा केस क्या है? समांतर क्रम। आओ इसको भी सोल्व करते हैं। दूसरा केस है समांतर क्रम। समांतर क्रम में धारिता हमने मान ली C तुल्य 2। समांतर क्रम में धारिता कितनी होगी? C तुल्य 2। तो उसका फॉर्मूला क्या है? C तुल्य बराबर C1, C2, C3। C तुल्य, C1 का मान कितना? 3 और 3 कितना आ गया? 9 माइक्रोफैराड। किसका मान? C तुल्य 2 का मान, समीकरण नंबर 2। समांतर क्रम में भी तुल्य निकाल लिया, श्रेणी क्रम में भी तुल्य निकाल लिया। श्रेणी क्रम में तुल्य निकालने का फॉर्मूला ये होता है, समांतर क्रम में तुल्य निकालने का फॉर्मूला ये होता है। पूछ क्या रहा? दोनों का अनुपात पूछ रहा। तो पहले श्रेणी वाला होगा, ऊपर नीचे होगा समांतर क्रम वाला। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का अनुपात पूछ रहा, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दो। तो क्या आ गया फॉर्मूला हमारा? C तुल्य 1 बटे C तुल्य 2 बराबर C तुल्य 1 का मान कितना है? 1 और C तुल्य 2 का मान कितना है? 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया? C तुल्य 1 अनुपात C तुल्य 2 बराबर 1:9। आंसर बताओ समझ में आया क्या? एकदम आसान न्यूमेरिकल है और काफ़ी पूछे जाने वाला न्यूमेरिकल है। बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम एक साथ, फिर अनुपात भी कह दिया। बायोलॉजी वाले बच्चे तो बहुत घबरा जाते हैं, अनुपात से उनका क्या मतलब। तो ये दिमाग में से बहम निकाल लो। 10th तक का तुमने मैथ पढ़ा हुआ है, बस उतनी की आवश्यकता है। क्लियरिटी आ गई सब बच्चों को? आज की वीडियो में जाना कि समांतर क्रम में तुल्य कैसे निकालते हैं, एक अद्धा न्यूमेरिकल करने का प्रयास करा। इस वीडियो को सब बच्चे ध्यानपूर्वक देखना। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस न्यूमेरिकल बोर्ड में आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।